रात के करीब 11 बज रहे थे। पूरा दिन दूसरों के काम करते-करते स्वाति के शरीर की एक-एक हड्डी जैसे जवाब दे चुकी थी। पसीने से भीगा हुआ दुपट्टा उसके कंधों से फिसल रहा था। हाथों पर बर्तन धोते-धोते लाली उभरी हुई थी और पैरों में इतनी जान भी नहीं बची थी कि ज्यादा देर खड़ी रह सके। वो धीरे-धीरे चलती हुई पीछे के गार्डन में आकर एक पत्थर की बेंच पर बैठ गई। उसने दोनों हाथ अपनी गोद में जोड़ लिए और सिर झुका लिया। सुबह से शाम तक पार्टी की तैयारी, मेहमानों की देखरेख, बर्तन सफाई, खाना, पानी, हर काम उसी के हिस्से में आया था। मगर शाम ढल गई, रात हो गई और किसी ने एक बार भी नहीं पूछा था कि उसने खुद भी कुछ खाया है या नहीं। भूख अब दर्द से आगे निकल चुकी थी, मगर दिल तो जैसे खून के आंसू रो रहा था। उसकी पलकों पर आंसू तैरने लगे। उसे अपनी शादी की पहली रात याद आ गई थी। कैसे मासूम उम्मीदों के साथ उसने अपने पति के नाम की सेज सजाई थी। दिल में हजारों ख्वाब थे कि शायद किस्मत अब मेहरबान हो जाए, शायद प्यार नसीब हो जाए, शायद वो शख्स उसका हाथ थाम कर कहे कि अब तुम मेरी दुनिया हो। मगर किस्मत ने तो उसी रात उसका दिल तोड़ दिया था। वो कमरे में आया, एक पल को भी उसके चेहरे को प्यार से न देखा, सिर्फ उसके सांवले रंग पर कड़वे ताने कसे। नफरत से उसे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर रिश्ते के सामने अपना सामान समेटकर एक दूसरी लड़की के पास चला गया। इस रात के बाद स्वाति दुल्हन नहीं रही थी, सिर्फ इस घर की एक बेजुबान नौकरानी बनकर रह गई थी, जिसकी पहचान सिर्फ काम थी, फीलिंग्स नहीं। वो इन्हीं यादों में खोई थी कि कदमों की आवाज पर चौंक उठी। सिर उठाया तो सामने सुमन जी की एक दूर की रिश्तेदार काव्या खड़ी थी। स्वाति फौरन रिस्पेक्ट में उठ खड़ी हुई थी। आप यहाँ? उसने हल्की सी घबराई आवाज में पूछा। काव्या ने गौर से उसका उतरा हुआ चेहरा देखा, फिर नरम लहजे में बोली, मैं तो तुम्हें ढूंढ रही थी, सुबह से देख रही हूँ, एक पल को भी तुमने आराम नहीं किया। हर जगह तुम ही काम कर रही थी। सच कहूँ, मुझे तो काम करने की आदत ही नहीं, वरना जरूर तुम्हारा हाथ बटा देती। स्वाति ने जबरदस्ती होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट लाई। नहीं, आप मेहमान हैं, आप क्यों तकलीफ करती? मैं तो बस जरा ठंडी हवा खाने आ गई थी। काव्या ने अपनी भौहें चढ़ाई। हवा खाने? ये हालत बना रखी है अपनी। फिर उसने जरा करीब आकर कहा, वैसे यहाँ क्यों बैठी हो? जाओ अपने पति के कमरे में जाकर आराम करो। स्वाति के चेहरे का रंग एकदम बदल गया। उसने फौरन ना में सिर हिलाया। नहीं नहीं, मम्मी जी परमिशन नहीं देंगी। अगर उन्हें पता चल गया तो बहुत नाराज होंगी। काव्या ने हैरानी जताते हुए कहा, क्या मतलब परमिशन नहीं देंगी? तुम कोई नौकरानी हो? वो तुम्हारे पति का कमरा है, तुम्हारा हक है वहां रहना। स्वाति ने नजरें झुका ली। बात इतनी आसान नहीं है। उसकी आवाज टूट गई। आप नहीं जानती। काव्या ने फौरन उसकी बात काट दी। मैं सब जानती हूँ, मगर तुम्हारी खामोशी ने सबको शेर बना रखा है। जिस चीज पर तुम्हारा हक हो वो मांगनी नहीं पड़ती, ले ली जाती है। आखिर कब तक डरती रहोगी? एक बार अपने हक के लिए खड़ी हो जाओ, फिर देखना कोई तुम्हें रोक नहीं सकेगा। स्वाति की धड़कन तेज होने लगी। उसके दिल में पहली बार किसी ने ये शब्द डाला था, हक। वो चंद पल खामोश खड़ी रही, जैसे अंदर एक जंग चल रही हो। फिर बहुत धीरे से सिर उठाया और अंदर की तरफ कदम बढ़ा दिए। उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था, मगर कहीं न कहीं दिल में एक धुंधली सी उम्मीद भी जागी थी। वो जैसे ही नजरों से दूर हुई, काव्या के होंठों पर एक ठंडी रहस्यमयी मुस्कुराहट फैल गई। उसकी आंखों में अजीब सी चमक उभर आई। बस यही तो चाहती थी मैं स्वाति, उसने आहिस्ता से खुद से कहा। अपने कदमों से खुद अपनी बर्बादी की तरफ बढ़ो, ताकि इल्जाम भी किस्मत पर ही आए। उसकी मुस्कुराहट पहले से ज्यादा गहरी हो चुकी थी, क्योंकि वो जानती थी कि उसने अभी अभी एक ऐसी चाल चल दी है जिसका अंजाम स्वाति की जिंदगी में एक नया तूफान बनकर उतरने वाला था। दूसरी तरफ वो मासूम सुमन जी के कमरे के पास पहुंच गई थी। दरवाजे पर कांपती हुई उंगलियों से हल्की सी नाक करके स्वाति खामोशी से खड़ी हो गई। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था जैसे सीने से निकल आएगा। कुछ देर बाद अंदर से सुमन जी की कड़क आवाज आई, कौन है इस वक्त? स्वाति ने झिझकते हुए जवाब दिया, मम्मी जी, मैं स्वाति, अंदर आ जाओ। परमिशन मिलते ही उसने धीरे से दरवाजा खोला। सुमन जी बिस्तर पर लेटी हुई थी। उन्होंने एक सरसरी सी निगाह उस पर डाली और माथे पर बल डाल दिए। अब क्या आफत आ गई? स्वाति ने नजरें झुकाए धीमी आवाज में कहा, मम्मी जी, अगर आप कहें तो मुझे कमरे की चाबी चाहिए थी।
एक पल के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर सुमन जी के होठों पर एक कड़वी हंसी फैल गई। किस कमरे की चाबी? जी मेरे। वो शब्द न ढूंढ सकी। सुमन जी ने उसकी बात पूरी कर दी। मेरे बेटे के कमरे की। उनकी आवाज में इतनी नफरत थी कि स्वाति का सिर और झुक गया। कितनी जल्दी हक जताने का शौक जाग गया तुम्हें। उन्होंने तकिए का सहारा लेते हुए कहा, सुनो स्वाति, अलग कमरे में सुहागिनें सोती हैं, वो नहीं जिन्हें पति ने पहली रात अपनाने से इनकार कर दिया। स्वाति की आंखें भर आई, मगर उसने कोई जवाब न दिया। सुमन जी का लहजा और सख्त हो गया। तुम्हें शायद अब तक समझ नहीं आया, मेरा बेटा तुम्हें अपने साथ रखने के लायक भी नहीं समझता। उसने तुम्हें हाथ तक नहीं लगाया और तुम ख्वाब देख रही हो कि उसके कमरे में जाकर आराम करोगी। हर लफ्ज जैसे अंगारा बनकर स्वाति पर गिर रहा था। लेकिन मम्मी जी, मैं सिर्फ बहुत थक गई हूँ, उसने बामुश्किल इतना कहा। तो क्या हुआ? सुमन जी ने बेरहमी से जवाब दिया। इस घर में काम करने वाले थकते नहीं क्या? जाओ, जहाँ रोज सोती हो वहीं जाकर लेट जाओ। मेरे बेटे के कमरे की दहलीज भी तुम्हारे नसीब में नहीं है। स्वाति ने एक बार फिर हिम्मत करके कहा, सिर्फ आज के लिए, एक लफ्ज भी और नहीं। सुमन जी ने गुस्से से उसकी बात काट दी। तुम्हें लगता है मैं इस कमरे की चाबी तुम्हारे हाथ में दूंगी? जिस लड़की को मेरा बेटा अपनी बीवी मानने को तैयार नहीं, उसे मैं उसके कमरे में भेज दूं? अपनी औकात में रहो, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। यह कहकर उन्होंने नफरत से मुंह दूसरी तरफ मोड़ लिया और आंखें बंद कर ली, जैसे स्वाति का वहां होना भी उन्हें बर्दाश्त नहीं था। स्वाति कुछ पल वहीं खड़ी रही, आंखों में आंसू भर आए थे, मगर वो उन्हें गिरने नहीं देना चाहती थी। फिर अचानक काव्या की बातें उसके दिमाग में गूंजने लगी। जिस चीज पर तुम्हारा हक हो वो मांगनी नहीं पड़ती। उसने बिना सोचे साइड टेबल की तरफ देखा, जहां चाबी साफ नजर आ रही थी। उसके हाथ कांपने लगे। दिल लगातार डर रहा था, अगर सुमन जी जाग गई तो शायद आज वो इस घर में जिंदा न बच सके। मगर शरीर की टूटती हुई ताकत, सारा दिन की बेइंतहा मेहनत और सिर्फ कुछ पलों के सुकून की ख्वाहिश इस डर पर भारी पड़ गई। उसने संभल कर कदम आगे बढ़ाया, फिर दूसरा। सांस जैसे गले में अटक गई थी। उसने कांपते हुए हाथ से चाबी उठाई। कुछ पलों तक वो एकदम शांत खड़ी रही, जैसे खुद यकीन ना आ रहा हो कि उसने वाकई ये कर लिया है। सुमन जी वैसे ही दूसरी तरफ करवट लिए सो रही थी। स्वाति ने धीरे से मुट्ठी में चाबी मजबूती से बंद की, सिर झुकाया और दबे कदमों से कमरे से बाहर निकल गई। दरवाजा बंद होते ही उसने एक गहरी सांस ली। डर अब भी उसके चेहरे पर था, मगर आज पहली बार उसने किसी की धमकी, किसी के ताने और किसी के हुक्म से ज्यादा अपनी थकान को अहमियत दी थी, बिना ये जाने कि यही एक कदम आने वाले तूफान की शुरुआत होने वाला था। कमरे का दरवाजा धीरे से बंद करते ही स्वाति ने राहत की सांस ली। कमरा इस वक्त काफी ठंडा था। एक पल के लिए वो हैरान भी हुई। आशुतोष तो मुंबई में था, फिर कमरा ठंडा क्यों था? मगर वो इसे इग्नोर कर गई। हाथ में पकड़ी चाबी टेबल पर रखते हुए वो कुछ पल वहीं खड़ी रही, फिर थके हुए कदमों से बिस्तर तक आई। रिमोट से एसी ऑन किया। उसके अंदर इतनी भी ताकत बाकी नहीं थी कि कपड़े बदलने का सोचती। वो खामोशी से बिस्तर पर लेट गई, आंखें बंद की और महसूस किया कि जैसे महीनों बाद उसे नरम बिस्तर नसीब हुआ हो। अभी एक पल ही गुजरा था कि अचानक उसने अपनी पीठ पर किसी के हाथ का टच महसूस किया। उसका पूरा शरीर सुन्न हो गया। वो हड़बड़ाकर पलटी तो सामने एक अजनबी लड़के को देखकर डर से चीख दबाते हुए फौरन उठकर बैठ गई। अगले पल वो बिस्तर से नीचे उतर चुकी थी। सामने मौजूद शख्स काफी हैंडसम और रौबीला पर्सनालिटी का मालिक था। लंबा कद, गहरी आंखें और चेहरे पर कॉन्फिडेंस। मगर इस वक्त स्वाति के लिए वो सिर्फ एक अजनबी मर्द था। आप कौन हैं? उसकी आवाज डर से कांप रही थी। और मेरे पति के कमरे में क्या कर रहे हैं? लड़की ने हैरानी से उसे देखा, फिर एक हल्की सी मुस्कुराहट उसके होठों पर आई। मैं तो आशुतोष का दोस्त हूँ, लेकिन सवाल तो मुझे करना चाहिए, आप कौन हैं? स्वाति ने फौरन जवाब दिया, मैं उसकी बीवी हूँ। उसकी बात सुनकर वो जैसे चौंक गया। बीवी? माफ कीजिएगा, मगर आशुतोष की शादी तो एक विदेशी लड़की से हुई है। आप कब से उसकी बीवी बन गई? स्वाति के माथे पर बल आ गए। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? किस विदेशी लड़की की बात कर रहे हैं?
वो सीरियस होकर बोला, एक अंग्रेज लड़की, सब जानते हैं वो तो काफी टाइम से उसी के साथ है। बस। स्वाति ने गुस्से में उसकी बात काट दी। झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, और आपकी इतनी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? मैं अभी जाकर मम्मी जी को बताती हूँ कि उनके बेटे के कमरे में एक अजनबी लड़का छुपा हुआ है। वो पलटकर दरवाजे की तरफ बढ़ने वाली थी कि लड़के ने शांत लहजे में कहा, बाहर आने की जरूरत नहीं है, जरा रुक जाओ, असल तमाशा तो अभी शुरू होने वाला है। स्वाति ने हैरत से उसकी तरफ देखा। क्या मतलब? मगर उसके शब्द पूरे भी ना हुए थे कि कमरे का दरवाजा जोर से खुला। सबसे आगे काव्या खड़ी थी, उसके पीछे सुमन जी, रामनाथ जी और घर के कई लोग अंदर दाखिल हो गए। इतने लोगों को एक साथ देखकर स्वाति का रंग सफेद पड़ गया। वो घबराकर 2 कदम पीछे हट गई। सुमन जी की नजर जैसे ही उस लड़के विराज पर पड़ी और फिर स्वाति पर गई, उनकी आंखों में आग भड़क उठी। वो लपक कर आई और पूरी ताकत से स्वाति के मुंह पर थप्पड़ दे मारा। बदचलन लड़की, उनकी चीख पूरे कमरे में गूंजी। मुझे पहले दिन से तुम पर शक था, आखिर बाहर मुंह मार ही लिया तुमने। मेरा बेटा तुम्हें हाथ क्या लगाता? तुमने तो दूसरे मर्द ढूंढ लिए। स्वाति रो पड़ी। नहीं, भगवान के लिए ऐसी बात ना करें, मैं तो सिर्फ आराम करने। खामोश। सुमन जी ने उसकी बात काट दी। अब ड्रामा मत करो। स्वाति ने रोते हुए विराज की तरफ इशारा किया। मैं इनको जानती तक नहीं, ये कौन है मुझे नहीं मालूम। उस पल विराज बेहद इत्मीनान से अपनी जगह से उठा और सबकी तरफ देखकर बोला, मैडम झूठ बोल रही हैं, काफी टाइम से हमारे रिलेशन थे। आज भी इन्होंने ही मुझे बुलाया था। मैं खिड़की के रास्ते आया हूँ ताकि किसी को शक न हो। झूठ। स्वाति की चीख निकल गई। ये सरासर झूठ बोल रहा है। रामनाथ जी गुस्से से आगे बढ़े। उन्होंने विराज का कॉलर पकड़ लिया। बदमाश, मेरी बहू के साथ चक्कर चलाने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? विराज ने एक झटके से उनका हाथ हटाया और ठंडे लहजे में बोला, खबरदार, दोबारा हाथ लगाने की कोशिश भी ना कीजिएगा। मैं शांत जरूर हूँ, कमजोर नहीं। जो कहना था कह दिया, अब रास्ते से हट जाइए। वो बिना किसी परवाह के दरवाजे की तरफ बढ़ा। एक पल को काव्या की तरफ देखा, जिसकी आंखों में छुपी जीत को सिर्फ वही पढ़ सका, फिर बाहर निकल गया। स्वाति बेबस नजरों से सबको देखती रही। मैं बेकसूर हूँ, भगवान की कसम मैं बेकसूर हूँ। मगर उसकी एक न सुनी गई। सुमन जी ने गुस्से से उसका हाथ पकड़ा और जोर से खींच लिया। कसमें अपने पास रखो, आज के बाद इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। मेरा बेटा तुम जैसी औरत को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। स्वाति दर्द से करा उठी। भगवान के लिए मेरी बात तो सुन ले, मुझे फंसाया गया है। चुप। सुमन जी ने उसे घसीटते हुए बाहर निकालना शुरू कर दिया। हमारी इज्जत मिट्टी में मिलाकर अब मासूम बन रही हो। निकल जाओ इस घर से। आज से हमारा तुमसे कोई रिश्ता नहीं। स्वाति के आंसू लगातार बहते जा रहे थे। वो दुहाइयां देती रही, सफाइयां पेश करती रही, मगर किसी के चेहरे पर रहम का एक साया भी नहीं आया। कुछ ही पलों में घर का मेन गेट उसके मुंह पर बंद हो चुका था और वो अंधेरी रात में तन्हा खड़ी थी, ये समझे बिना कि उसकी जिंदगी का सबसे बेरहम खेल अभी शुरू हुआ था। 1 घंटे बाद रात के 12 बज चुके थे। स्वाति फुटपाथ के किनारे घुटनों को समेटे बैठी थी। उसकी आंखें लगातार बह रही थी, मगर अब आंसू भी जैसे थक चुके थे। जिंदगी में पहली बार उसे शिद्दत से एहसास हुआ था कि इंसान का बेघर होना सिर्फ छत न होने का नाम नहीं, बल्कि हर उस दरवाजे का बंद हो जाना है जहां वो दस्तक दे सके। उसने सिर उठाकर सामने सड़क को देखा, फिर नजरें झुका ली। अब कहाँ जाऊं? उसके होठों से बिना आवाज के बात निकली। पेरेंट्स तो उसे बचपन में ही छोड़ गए थे। चाचा और चाची ने गले से लगाकर पाला, अपनी औलाद से बढ़कर प्यार दिया। मगर शादी के कुछ समय ही बाद एक भयानक कार एक्सीडेंट ने वो सहारा भी छीन लिया। उनका छोटा सा घर ही उसकी आखिरी उम्मीद थी, मगर उनके अपने बच्चों ने वो मकान बेचकर जैसे आपस में बांट लिया और स्वाति को किसी ने एक दिन के लिए भी अपने घर में जगह न दी। आज उसके पास ना कोई अपना था, ना कोई दरवाजा, ना कोई नाम लेने वाला। वो इन्हीं कड़वी सोचों में गुम थी कि उसे अपने पास किसी के बैठने का एहसास हुआ। उसने चौंक कर दाईं तरफ देखा तो विराज चुपचाप सिर झुकाए बैठा था। उसे देखते ही स्वाति के चेहरे पर नफरत साफ दिखने लगी। वो फौरन उठ खड़ी हुई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पास बैठने की?
उसकी आवाज़ नफ़रत से काँप रही थी। अपनी औकात देखी है तुमने? मेरी ज़िंदगी तबाह करके अब मेरे पास आकर बैठ रहे हो। दफ़ा हो जाओ यहाँ से। मेरी नज़रों के सामने से चले जाओ। विराज ने सिर उठाया। उसकी आँखों में पहली बार पछतावे की झलक थी। मैं जानता हूँ तुम्हें मुझसे नफ़रत है और होनी भी चाहिए। नफ़रत? स्वाति तल्खी से हँस पड़ी। नफ़रत तो बहुत छोटा शब्द है। तुमने मेरी इज़्ज़त, मेरा घर, मेरी ज़िंदगी सब कुछ छीन लिया। अगर तुम मेरे सामने मर भी जाओ तो मैं तुम्हारे लिए एक दुआ भी नहीं करूँगी। विराज ने धीरे से कहा, मैं माफ़ी मांगने आया हूँ। माफ़ी? उसने गुस्से से कदम आगे बढ़ाया। क्या तुम्हारी माफ़ी से मेरी इज़्ज़त वापस आ जाएगी? क्या मेरा घर वापस मिल जाएगा? क्या लोग मुझे फिर से उसी नज़र से देखेंगे? विराज ने एक गहरी सांस ली। मुझे आशुतोष ने इस काम के पूरे 1 करोड़ रुपए दिए थे। मुझे इस वक्त पैसों की सख्त ज़रूरत थी। मैं लालच में आ गया। स्वाति की आंखें फैल गई। तो मेरी जिंदगी सिर्फ 1 करोड़ की थी। इस बात में ऐसा दर्द था कि विराज नजरें न मिला सका। मैंने बहुत बड़ी गलती की, मैं मानता हूँ, विराज ने कहा। मगर एक बात और भी है। आशुतोष ने मुझे बताया था कि तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं, कोई ठिकाना नहीं। इसीलिए मैं सीधा अपने घर नहीं गया। मैं यहाँ तुम्हारे लिए आया हूँ। स्वाति ने नफरत से उसे देखा। मेरे लिए तुम? हाँ, वो सीरियस होकर बोला। तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो, मेरे घर में रह सकती हो। स्वाति का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मैं मर जाऊंगी लेकिन तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, समझ आई? तुम जैसे इंसान के साथ रहने से बेहतर है मैं यहीं सड़क पर मर जाऊं। तुमने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। विराज ने उसकी बात चुपचाप सुनी, फिर नरम लहजे में बोला, मैं तुमसे कोई गलत बात नहीं कर रहा। मेरी बात पूरी सुन लो। मेरे घर में सिर्फ मैं रहता हूँ। मुझे एक ऐसी फीमेल की जरूरत है जो घर का ख्याल रख सके, खाना बना दे, सफाई देख ले। बदले में तुम्हें रहने के लिए छत मिलेगी, इज्जत से रहोगी, कोई तुम्हें हाथ भी नहीं लगाएगा। स्वाति ने नफरत से कहा, तुम्हारी कस्मों पर भरोसा कर लूं जैसे पहले किया था? भरोसा मत करो, वक्त को आजमा लो। विराज ने इत्मीनान से जवाब दिया। वैसे भी इस वक्त रात के 12 बज चुके हैं। तुम अकेली हो, बेसहारा हो। अगर यहाँ बैठी रही तो ना जाने कौन तुम्हें किस नज़र से देखे। कम से कम मेरे साथ चलो। सुबह होते ही अगर तुम्हें लगे कि मैं भी दूसरों जैसा हूँ तो फौरन चली आना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। स्वाति ने आंसू पोंछे। उसका दिल अब भी इस शख्स से सख्त नफरत करता था, मगर हकीकत उसके सामने खड़ी थी। उसके पास ना पैसे थे, ना रहने की जगह, ना कोई रिश्तेदार। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई मगर हर तरफ उसे सिर्फ अजनबी पर नजर आया। उसने दांत भींचते हुए कहा, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। विराज ने धीरे से सिर हिलाया। शायद मैं इस काबिल भी नहीं हूँ। स्वाति ने कुछ पल खामोश रहकर आखिरकार आंखें बंद की, जैसे अपनी किस्मत के सामने हार मान रही हो। फिर टूटे हुए लहजे में बोली, सिर्फ रहने के लिए, इससे ज्यादा कोई उम्मीद मत रखना। विराज खामोशी से खड़ा हुआ। बस इतना ही काफी है। स्वाति भी उठ गई मगर उसके हर कदम में मजबूरी साफ दिखाई दे रही थी। वो उस शख्स के साथ जा रही थी जिससे वो दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत करती थी, क्योंकि किस्मत ने उसके लिए बाकी सारे रास्ते बंद कर दिए थे। कुछ देर बाद गाड़ी एक ऊंचे लोहे के गेट के सामने आकर रुकी। गेट खुलते ही गाड़ी अंदर दाखिल हुई तो स्वाति की नजरें खुद ब खुद चारों तरफ घूमने लगी। सामने सफेद पत्थरों से बनी एक शानदार कोठी थी, जिसके खुले बरामदे, ऊंचे खंभे और बड़ा सा लॉन पहली नजर में इस घर की हैसियत बता रहे थे। गाड़ी रुकते ही विराज नीचे उतरा और चुपचाप दूसरी तरफ आकर उसके लिए दरवाजा खोल दिया। स्वाति भी धीरे से बाहर निकली मगर उसकी नजरें अब भी इस कोठी पर जमी थी। कुछ पल वो यूं ही खामोश खड़ी रही, फिर उसके मुंह से निकला, तुम तो काफी अमीर लगते हो। तुम्हारी गाड़ी भी बहुत महंगी है, ये घर भी। उसने अधूरा सेंटेंस छोड़कर विराज की तरफ देखा। अगर तुम्हारे पास इतना सब कुछ था तो सिर्फ 1 करोड़ के लिए मेरी पूरी जिंदगी क्यों बर्बाद कर दी? विराज के चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कुराहट आई। उसने सिर हिलाते हुए कहा, काश ये सब मेरा होता स्वाति। स्वाति ने हैरत से देखा। क्या मतलब? मतलब ये कि ये गाड़ी, ये घर, ये दौलत सब मेरे पिता की है, मेरा अपना कुछ भी नहीं। वो आहिस्ता से बोला, उन्होंने मुझे अपने ही बिजनेस में नौकरी पर रखा हुआ था, मगर कुछ दिन पहले मुझे वहां से भी निकाल दिया। इस वक्त मेरे पास ना कोई काम है, ना अपनी कमाई।
स्वाति के माथे पर बल पड़ गए। अगर तुम्हारे पास नौकरी भी नहीं तो फिर मुझे यहाँ क्यों ले आए? पहले तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी खत्म हो गई, अब तुम अपना खर्चा भी बढ़ा रहे हो। विराज ने फौरन ना में सिर हिलाया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। इस घर के स्टाफ की सैलरी, राशन, सारे खर्च भी पिताजी ही देते हैं। अब इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ एक मेंबर और बढ़ गया। कम से कम 3 टाइम का खाना, पहनने के लिए कपड़े और सिर छुपाने की जगह तो तुम्हें मैं दे ही सकता हूँ ना। स्वाति ने नजरें झुका ली। उसके दिल में अजीब सी टीस उठी। कभी वो भी एक बड़े घर की बहू थी, आज एक छत मिलने पर थैंकफुल होने की नौबत आ गई थी। उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे सिर्फ रहने की जगह चाहिए, सर्वेंट क्वार्टर दिखा दो, मैं वहीं रह लूंगी। विराज ने फौरन उसकी बात काट दी। सर्वेंट क्वार्टर बिल्कुल नहीं। क्यों? स्वाति ने हैरत से पूछा। क्योंकि तुम वहां नहीं रहोगी, वो सीरियस होकर बोला। ऊपर एक गेस्ट रूम खाली है, आज से वो तुम्हारा कमरा होगा। स्वाति ने फौरन इनकार में सिर हिला दिया। नहीं, मैं इतने बड़े कमरे में नहीं रह सकती। मैं यहाँ काम करने आई हूँ, मेहमान बनकर नहीं। विराज ने उसकी बात शांति से सुनी, फिर हल्का सा मुस्कुराया। काम करने वाली नहीं, घर की मैनेजर, फर्क समझती हो? स्वाति ने अविश्वास से उसे देखा। मैनेजर? हाँ, घर की देखभाल तुम करोगी, स्टाफ पर नजर रखोगी और बाकी सारे इंतजाम संभालोगी। इस हिसाब से तुम्हें वही फैसिलिटी मिलेगी जो इस जिम्मेदारी के मुताबिक होनी चाहिए। सर्वेंट क्वार्टर में रहकर तुम पूरे घर का मैनेजमेंट कैसे देख सकोगी? स्वाति ने दोबारा कहा। लेकिन मुझे इस सब की आदत नहीं है। विराज ने हल्के से उसकी बात काट दी। और मुझे बहस की आदत नहीं। उसके लहजे में पहली बार हल्की सी सख्ती आई। जो कमरा मैं दे रहा हूँ, तुम वहीं रहोगी। यहाँ मेरी मर्जी चलेगी, तुम्हारी नहीं। स्वाति ने कुछ पल खामोशी से उसकी तरफ देखा। अजीब इंसान था, कभी उसकी जिंदगी बर्बाद कर देता था तो कभी उसके लिए सुख सुविधाओं का इंतजाम भी कर रहा था। वो कुछ कहना चाहती थी मगर शब्द साथ छोड़ गए। आखिरकार उसने चुपचाप नजरें झुका ली। विराज ने बिना कुछ कहे आगे बढ़कर सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर दिया। स्वाति भी चुपचाप उसके पीछे चलती रही। कुछ पलों बाद वो एक आलीशान गेस्ट रूम के सामने रुका। दरवाजा खोला और छोटा सा बोला, ये रहा तुम्हारा कमरा, आराम कर लो, बाकी बातें सुबह होंगी। स्वाति ने ना कमरे को गौर से देखा, ना कोई सवाल किया। वो बस चुपचाप अंदर दाखिल हुई, जैसे उसके अंदर सवाल करने, विरोध करने और हैरान होने की भी ताकत बाकी न रही हो। दरवाजा धीरे से बंद हुआ तो वो पहली बार खुद को चार दीवारी के अंदर सेफ महसूस कर रही थी, मगर दिल के जख्म अब भी वैसे ही ताजा थे। कमरे का दरवाजा बंद होते ही स्वाति धीरे धीरे चलती हुई बिस्तर के किनारे आकर बैठ गई। उसकी नजरें सामने दीवार पर जमी थी, मगर दिमाग में एक के बाद एक सवाल उठ रहे थे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसका यहाँ आना सही था या नहीं। जिस शख्स ने कुछ घंटे पहले झूठ बोलकर उस पर लांछन लगाया, उसी के घर में पनाह लेना, क्या ये उसकी सबसे बड़ी मजबूरी थी या सबसे बड़ी गलती? उसने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। अगर आज चाचा और चाची जिंदा होते तो क्या वो कभी उसे इस हाल में देखने देते? शायद नहीं। मगर अब वो दुनिया में नहीं थे और इस मतलबी दुनिया में उसका अपना कोई भी तो नहीं बचा था। ना कोई रिश्तेदार, ना कोई दरवाजा, ना कोई ऐसी जगह जहां वो बिना किसी डर के जा सकती थी। उसने नम आंखों से कमरे में एक नजर दौड़ाई और दिल ही दिल में सोचा, शायद किस्मत मुझे इसी रास्ते पर ला रही है। अभी वो इन्हीं ख्यालों में खोई थी कि दरवाजे पर हल्की सी नॉक हुई। उसने चौंक कर सिर उठाया। आ जाइए। दरवाजा खुला और विराज हाथ में खाने की ट्रे लिए अंदर दाखिल हुआ। उसने चुपचाप ट्रे सामने रखी, टेबल पर रख दी, फिर स्वाति की तरफ देखते हुए बोला, मैं देख रहा था आज पार्टी में तुमने एक निवाला भी नहीं खाया। सुबह से सबको खाना खिलाती रही मगर खुद भूखी रह गई। खाना खा लो, वैसे भी आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत भारी गुजरा है। स्वाति ने हैरत से उसकी तरफ देखा। तुम पार्टी में भी मौजूद थे? विराज ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सिर हिलाया। हाँ, लेकिन मेरी नज़र तुम पर क्यों नहीं पड़ी? उसने हैरानी से पूछा। विराज ने धीरे से जवाब दिया, तुम्हें फुर्सत ही कहाँ थी? सुबह से लगातार काम कर रही थी, गर्मी, थकान, मेहमान, तुम खुद को संभालने में लगी हुई थी। मेरी तरफ देखती भी कैसे? वैसे भी मुझे वहां आम मेहमान की तरह नहीं बुलाया गया था, पूरे प्लान के तहत बुलाया गया था। विराज की बात सुनकर स्वाति के चेहरे पर हैरानी गायब हो गई और उसकी जगह एक गंभीरता ने ले ली।
इस पूरे प्लान में कौन कौन शामिल था? स्वाति ने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। कमरे में कुछ पलों के लिए बिल्कुल सन्नाटा छा गया। विराज ने एक लंबी सांस ली, जैसे उसे भी सच बोलने में भारीपन महसूस हो रहा हो। शायद ये बात मुझे तुम्हें नहीं बतानी चाहिए। आखिर आशुतोष मेरा दोस्त है और दोस्तों की बातें छुपानी चाहिए। वो कुछ पल चुप रहा, फिर नजरें झुकाकर बोला, लेकिन तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है उसके बाद मेरा चुप रहना भी एक बड़ी गलती जैसा लग रहा है। स्वाति की नजरें उस पर टिक गईं। विराज ने धीरे से कहा, तुम्हारी सास सुमन जी, आशुतोष और काव्या, ये तीनों शुरू से ही इस पूरे प्लान में शामिल थे। उनका मकसद सिर्फ एक था, तुम्हें हमेशा के लिए उस घर से बाहर निकालना। स्वाति के होंठ खुद ब खुद खुल गए। काव्या भी? विराज ने हाँ में सिर हिलाया। याद है, उसी ने तुमसे कहा था कि अपने पति के कमरे में जाकर आराम करो। वो सब पहले से डिसाइड था। असल प्लान तो ये था कि मैं सर्वेंट क्वार्टर में जाऊं, जहां तुम पहले रहती थी, और वहां सबको बुलाकर तमाशा खड़ा किया जाए। मगर आखिरी पल में आशुतोष ने प्लान बदल दिया। उसने कहा कि तुम उसके कमरे में जाओ ताकि बदचलनी का इल्जाम और ज्यादा मजबूत लगे। स्वाति की आंखों से आंसू बहने लगे। वो चाहकर भी कुछ बोल नहीं सकी। फिर टूटे हुए लहजे में बोली, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? तुम्हें तो अपने दोस्त का साथ देना चाहिए था, मेरा नहीं। विराज ने पहली बार उसकी आंखों में सीधे देखा। उसकी आवाज में पछतावा साफ था, लेकिन आंखों में जैसे कोई गहरा राज भी छुपा था। वो गंभीरता से बोला, दोस्ती अपनी जगह है स्वाति, मगर इंसानियत भी कोई चीज होती है। मैं मानता हूँ कि मैं बहुत बड़ी गलती कर दी है। 1 करोड़ के लालच में आकर एक बेगुनाह लड़की की पूरी जिंदगी खराब कर दी। शायद मैं अपनी इस गलती को कभी सुधार न पाऊं, मगर कम से कम अब और ज्यादा गलत काम का हिस्सा नहीं बनना चाहता। उसने टेबल की तरफ इशारा किया। खाना खा लो, भूखे पेट गम और भी ज्यादा महसूस होता है। फिर कुछ पल शांत रहकर धीरे से बोला, और अगर संभव हो तो मुझे कभी माफ कर देना। वैसे मैं जानता हूँ कि मैं इस काबिल नहीं हूँ। ये कहकर उसने आगे कुछ नहीं कहा। वो खामोशी से पलटा, दरवाजा खोला और कमरे से बाहर निकल गया। स्वाति देर तक टेबल पर रखी खाने की ट्रे को देखती रही। उसके दिमाग में अब भी बहुत से सवाल घूम रहे थे, मगर शरीर की कमजोरी हर फीलिंग पर भारी पड़ चुकी थी। उसे बहुत तेज भूख महसूस हो रही थी। आखिरकार उसने चुपचाप प्लेट अपनी तरफ खींची, पहला निवाला तोड़कर मुंह में रखा और कई घंटों बाद पहली बार अपने खाली पेट को कुछ सुकून दिया। हालांकि उसके दिल का जख्म अब भी वैसे ही ताजा था। सुबह की हल्की रोशनी कमरे में फैल चुकी थी, मगर स्वाति अभी तक बिस्तर के किनारे खामोश बैठी थी। रात भर जागने की वजह से उसकी आंखों के नीचे काले घेरे साफ दिख रहे थे। वो अपने हाथों की उंगलियों को बिना ध्यान दिए एक दूसरे में फंसा रही थी कि अचानक दरवाजे पर नॉक हुई। आ जाइए, उसने धीमी आवाज में कहा। दरवाजा खुला और एक अधेड़ उम्र की फीमेल केयरटेकर सम्मान के साथ अंदर आई। उसके चेहरे पर अपनापन था। बेटा, छोटे साहब ने आपको डाइनिंग रूम में बुलाया है। स्वाति ने चौंक कर उसकी तरफ देखा, फिर आहिस्ता से बोली, आप उनसे कह दे कि मैं अभी नहीं आ सकती, कुछ देर आराम करना चाहती हूँ, फिर नाश्ता कर लूंगी। केयर टेकर कुछ पल खामोश रही, फिर नरमी से बोली, मैं यहीं कहकर गई थी बेटा, मगर उन्होंने कहा है कि आपको हर कीमत पर बुलाकर लाऊं। उन्होंने कहा कुछ जरूरी काम की बात करनी है। स्वाति ने एक पल के लिए आंखें बंद कर ली। उसे याद आया कि अब वो किसी और के घर में थी। यहाँ उसकी अपनी मर्जी नहीं चल सकती थी। वो यहाँ सिर्फ रहने नहीं बल्कि काम करने भी आई थी। उसने खामोशी से अपना दुपट्टा ठीक किया, बिस्तर से उठी और केयर टेकर के साथ बाहर आ गई। कुछ ही पलों बाद वो डाइनिंग रूम में दाखिल हुई। विराज पहले ही टेबल की एक तरफ बैठा हुआ था। पूरा नाश्ता टेबल पर सजा था, मगर साफ दिख रहा था कि उसने अभी तक एक निवाला भी नहीं खाया था, जैसे वो सिर्फ स्वाति का इंतजार कर रहा हो। स्वाति धीरे धीरे उसके करीब पहुंची। विराज ने सिर उठाकर उसे देखा और शॉर्ट में बोला, बैठ जाओ, तुमसे कुछ बात भी करनी है और साथ में नाश्ता भी करना है। स्वाति ने नजरें झुका ली, मुझे भूख नहीं है। विराज ने कुर्सी के पीछे से अपनी पीठ हटाई और पहली बार थोड़े गंभीर लहजे में कहा, बैठ जाओ, ये तुम्हारे बॉस का ऑर्डर है। स्वाति ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। आज उसका अंदाज बिल्कुल बदला हुआ था। न कल वाली नरमी थी, न पछतावे की झलक। उसके लहजे में एक जिम्मेदार और कामयाब इंसान का कॉन्फिडेंस था। वो खामोशी से कुर्सी खींचकर बैठ गई। विराज ने उसकी तरफ प्लेट सरकाई, पहले नाश्ता शुरू करो, फिर बात करते हैं।
स्वाति ने चुपचाप एक छोटा सा निवाला तोड़ा। विराज ने पानी का गिलास अपनी तरफ खींचते हुए पूछा, क्वालिफिकेशन कितनी है तुम्हारी? स्वाति ने छोटा सा जवाब दिया, मैंने इंटर किया हुआ है, आगे पढ़ने का मन था। फिर क्या हुआ? उसने अगला सवाल किया। स्वाति के चेहरे पर एक उदास मुस्कुराहट आई। मन तो बहुत कुछ था मगर हालातों ने इजाजत नहीं दी। विराज ने इस तरह सिर हिलाया जैसे उसे इसी जवाब की उम्मीद थी। फिर अपना मोबाइल टेबल पर रखते हुए कहा, आज सुबह पापा का फोन आया था। स्वाति ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। उन्होंने मुझे नौकरी पर वापस बुला लिया है। विराज ने बात आगे बढ़ाई, सिर्फ यही नहीं, मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में भी बताया था। उन्होंने कहा है कि चूंकि तुम घर की मैनेजर हो इसीलिए तुम हर वक्त मेरे साथ रहोगी। उनके शब्द थे, जो लड़की घर संभाल सकती है वो शायद तुम्हें भी संभाल ले। स्वाति ने हैरत से उसे देखा। मुझे आपके साथ ऑफिस जाना होगा। बिल्कुल। विराज ने हाँ में सिर हिलाया। वो तुमसे मिलना भी चाहते हैं। स्वाति कुछ सोचकर बोली, लेकिन वहां जाकर मैं करूंगी क्या? विराज ने मुस्कुराते हुए कहा, फिलहाल मेरी शेड्यूलिंग, फाइलिंग का रिकॉर्ड और मीटिंग्स का ध्यान रखना। बाकी जो काम मैं कहूँगा वो आहिस्ता आहिस्ता सब सीख जाओगी। स्वाति कुछ देर चुप रही, फिर हिचकिचाते हुए बोली, एक बात पूछूं? जरूर। इस काम के लिए मुझे सैलरी भी मिलेगी? विराज ने फौरन जवाब दिया, जी हाँ, पूरी सैलरी मिलेगी। इस घर में रहने के लिए तुम्हें अलग से रूम मिल रहा है, खाने पीने की चिंता नहीं होगी और काम के बदले बाकायदा सैलरी मिलेगी। मैं कोई एहसान नहीं कर रहा, तुम काम करोगी और उसका पैसा लोगी। स्वाति के चेहरे पर पहली बार हल्की सी चमक उभरी। जिंदगी में पहली बार उसे अपने दम पर कुछ कमाने का मौका मिल रहा था। उसने आहिस्ता से पूछा, अगर मैं ये सब ठीक से ना कर सकी तो? विराज ने शांति से जवाब दिया, गलतियां हर इंसान करता है मगर सीखने वाला आगे बढ़ जाता है। मुझे मेहनत करने वाले लोग पसंद हैं, परफेक्ट लोग नहीं। स्वाति ने कुछ पल सोचा। उसके पास मना करने की कोई ठोस वजह नहीं थी। एक तरफ थोड़ी घबराहट जरूर थी मगर दूसरी तरफ इज्जत के साथ काम करने का मौका भी था। आखिरकार उसने धीरे से सिर हिला दिया, ठीक है, मैं आपके साथ चलूंगी। विराज के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। अच्छी बात है, नाश्ता खत्म करो, फिर 1 घंटे बाद निकलते हैं। स्वाति ने खामोशी से दोबारा प्लेट की तरफ देखा। दिल में अब भी बहुत से डर थे मगर इन सब के बीच एक नई उम्मीद ने भी जन्म ले लिया था कि शायद किस्मत ने उसके लिए सारे दरवाजे बंद नहीं किए थे। कुछ ही देर बाद गाड़ी एक बहुत ऊंची शीशे की शानदार बिल्डिंग के सामने आकर रुकी। विराज ने गाड़ी पार्क की और खामोशी से बाहर आ गया। स्वाति भी उसके पीछे चलने लगी। जैसे ही दोनों बिल्डिंग के अंदर दाखिल हुए, रिसेप्शन पर मौजूद स्टाफ सम्मान में फौरन खड़ा हो गया। गुड मॉर्निंग सर। हर तरफ से एक साथ आवाजें आईं। विराज ने बस छोटा सा सिर हिलाया और बिना रुके आगे बढ़ गया। स्वाति हैरान नजरों से हर एक चेहरा देखती रह गई। उसने तो यही सुना था कि वो अपने पिता के पास नौकरी करता है, मगर एक एम्प्लॉय के लिए इतना सम्मान। लोग उसके सामने इस तरह क्यों खड़े हो रहे थे जैसे कंपनी का पूरा पावर इसी के हाथ में हो। वो इन्हीं सोचों में डूबी उसके पीछे चलती रही। लिफ्ट से निकलकर वे एक बड़े कॉरिडोर में पहुंचे जहां दीवारों पर कंपनी के सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स की तस्वीरें लगी थी। विराज सीधा एक बहुत बड़े केबिन के सामने रुका, दरवाजा खोला और अंदर चला गया। स्वाति ने अंदर कदम रखा तो उसकी आंखें पूरे कमरे में घूम गई। बड़ा सा केबिन, क्लासिक फर्नीचर, दीवार पर लगी बड़ी स्क्रीन, किताबों से भरी अलमारियां और शीशे की दीवार से दिखाई देता पूरा शहर। सब कुछ उसकी उम्मीद से कई गुना ज्यादा आलीशान था। बैठ जाओ, विराज ने सोफे की तरफ इशारा करते हुए कहा। मेरी एक छोटी सी मीटिंग है, इससे फ्री हो जाऊं तो तुम्हें पापा से भी मिलवाता हूँ। स्वाति ने खामोशी से सिर हिलाया और सोफे पर बैठ गई। कुछ ही पलों बाद 3 लोग फाइलें हाथ में लिए अंदर आए। विराज अपनी मेन चेयर पर बैठ गया। उसका लहजा, बात करने का अंदाज और फैसले सुनकर स्वाति हैरत से उसे देखती रह गई। वो हर एक पॉइंट पर सवाल कर रहा था, गाइड कर रहा था और फैसले सुना रहा था, और सामने बैठे लोग बिना किसी बहस के उसकी हर बात नोट कर रहे थे। किसी एक पल के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि वो सिर्फ एक मामूली एम्प्लॉय है। तकरीबन आधे घंटे बाद मीटिंग खत्म हुई। सब लोग सम्मान से उठे, थैंक यू सर कहकर बाहर चले गए। कमरे में दोबारा शांति छा गई। विराज लैपटॉप खोलकर किसी रिपोर्ट को देखने लगा।
स्वाति पहले तो खामोश रही, मगर जितना वक्त बीतता गया उसके दिल में सवाल बढ़ते गए। आखिरकार वो धीरे से उठी और उसकी टेबल के पास आकर रुक गई। विराज ने नजरें स्क्रीन से हटाए बिना पूछा, हाँ कुछ कहना है? स्वाति ने कुछ पल उसे देखा, फिर धीरे से बोली, तुमने तो कहा था कि तुम यहाँ अपने पापा के पास नौकरी करते हो। उसने शॉर्ट में जवाब दिया, हाँ तो फिर ये सब क्या था? स्वाति की आवाज में उलझन साफ थी। जिस तरह तुमने मीटिंग ली, सबको इंस्ट्रक्शंस दिए, फैसले किए, वो किसी आम एम्प्लॉय का अंदाज नहीं था। लोग तुम्हें ऐसे सुन रहे थे जैसे तुम इस कंपनी के मालिक हो। विराज ने पहली बार नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा, मगर चुप रहा। स्वाति ने एक कदम और आगे बढ़ाया, सच बताओ, क्या तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो? उसने ध्यान से उसके चेहरे को देखते हुए कहा, पता नहीं क्यों, मगर मुझे तुम्हारी आंखों में हमेशा कोई ना कोई राज नजर आता है। ऐसा लगता है जैसे तुम हर बात पूरी नहीं बताते। आखिर सच क्या है? कुछ पलों तक विराज खामोशी से उसे देखता रहा, फिर उसने लैपटॉप बंद कर दिया। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, मगर आंखों में गंभीरता वैसी ही थी। स्वाति, हर इंसान की जिंदगी में कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें वक्त से पहले जान लेना अच्छा नहीं होता। यानी वाकई कोई राज है? उसने फौरन सवाल किया। विराज ने ना में सिर हिलाया, तुम जरूरत से ज्यादा सोच रही हो। ये मेरे पापा की कंपनी है और मैं उनका बेटा हूँ। जाहिर है उन्होंने बहुत से पावर्स मुझे दिए हुए हैं, इसीलिए यहाँ लोग मुझे इस सम्मान से देखते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं मालिक हूँ। स्वाति ने हैरानी से उसे देखा, फिर भी कुछ न कुछ मुझसे छुपा रहे हो। विराज ने कुर्सी से उठते हुए हल्के मगर दो टूक लहजे में कहा, बेहतर यही होगा कि तुम सिर्फ अपनी नौकरी पर ध्यान दो। हर बात की गहराई तक पहुंचने की कोशिश मत करो, वरना खुद ही उलझ जाओगी। उसने अपनी घड़ी पर नजर डाली, फिर फाइल हाथ में लेते हुए बोला, मैं एक छोटी सी मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, वापस आकर आराम से बात करेंगे। ये कहकर वो दरवाजे की तरफ बढ़ा, एक पल को रुका और एक नजर उस पर डालकर कमरे से बाहर चला गया। दरवाजा बंद होते ही स्वाति दोबारा सोफे पर आकर बैठ गई। उसकी नजरें दरवाजे पर टिकी थी और दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल घूम रहा था। विराज वो बिल्कुल नहीं था जो वो खुद को दिखा रहा था। उसकी जिंदगी के पीछे यकीनन कोई ऐसा राज छुपा था जिससे अभी तक सबको दूर रखा गया था। विराज के कमरे में अकेली रह जाने के बाद स्वाति धीरे धीरे चलते हुए पूरे कैबिन को देखने लगी। हर चीज अपनी जगह बहुत सलीके से रखी हुई थी। टेबल पर फाइलों का सेट, दीवार पर लगी डिग्रियां। वो चलते चलते शीशे की बड़ी दीवार के सामने आकर रुक गई। सामने पूरा शहर उसकी नजरों के सामने फैला हुआ था। ऊंची इमारतें, बिजी सड़कें और दूर तक का नजारा देखकर कुछ पलों के लिए वो सब कुछ भूल गई। अभी वो इन्हीं ख्यालों में खोई हुई थी कि कमरे का दरवाजा खुला। वो फौरन पलटी। सामने तकरीबन 25-26 साल की एक प्रोफेशनल सी लड़की थी। स्वाति ने फौरन सम्मान से हेलो कहा। लड़की ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, हेलो, मेरा नाम नैना है, मैं विराज सर की सेक्रेटरी हूँ। उन्होंने मुझे भेजा है ताकि मैं आपको पूरा ऑफिस दिखा दूं और आपके हिस्से का काम भी समझा दूं। स्वाति ने हल्के से सिर हिलाया, जी शुक्रिया। वैसे वो खुद कहाँ है? नैना के चेहरे पर गंभीरता आ गई। उसने बहुत ही नरमी से कहा, देखिए, एक बात मैं पहले ही क्लियर कर दूं। हो सकता है ऑफिस से बाहर आपका और विराज सर का कोई भी पर्सनल रिलेशन हो, लेकिन ऑफिस के अंदर आपको उन्हें सिर्फ सर कहकर ही बुलाना होगा। यहाँ हर चीज एक प्रोफेशनल तरीके से चलती है। स्वाति एक पल को घबरा गई। जी, मैं तो बस। नैना ने बहुत प्यार से उसकी बात पूरी की। मैं समझ सकती हूँ, मगर आप यहाँ नई हैं, इसलिए बताना जरूरी था। यहाँ विराज सर कंपनी के CEO हैं। उनके सामने कोई भी एम्प्लॉय इस तरह खुलकर बात नहीं करता। स्वाति की आंखें हैरत से फैल गई। CEO? लेकिन उन्होंने तो कहा था कि ये बिजनेस उनके पापा का है, वो सिर्फ उनके साथ काम करते हैं। नैना ने कंधे उचका दिए। ये बिजनेस असल में किसका है इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता और ना ही ये मेरा काम है। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि इस बिल्डिंग में आखिरी फैसला विराज सर का होता है। उनका एक ऑर्डर पूरी कंपनी के लिए कानून जैसा है, इसीलिए आप भी ख्याल रखिएगा कि किसी तरह की गलती ना हो। स्वाति ने फौरन हाँ में सिर हिलाया। जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि किसी को शिकायत का मौका न मिले। नैना के चेहरे पर रिलैक्स के भाव आ गए। अच्छी बात है, फिर आइए मैं आपको सबसे मिलवाती हूँ।
दोनों कमरे से बाहर निकल गए। नैना उसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स में ले जाकर लोगों से उनका इंट्रो करवाती रही। ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, यहाँ ह्यूमन रिसोर्स, यहाँ लीगल टीम बैठती है, और ये एडमिन सेक्शन है। हर जगह लोग मुस्कुराकर स्वाति का वेलकम करते हैं, मगर साथ ही विराज के नाम पर उनके बात करने के स्टाइल में एक अजीब सा सम्मान और डर भी साफ दिखता था। कोई भी उनका नाम कैजुअल तरीके से नहीं ले रहा था। स्वाति खामोशी से सब कुछ देखती रही। उसके दिल में एक अजीब सी कश्मकश चल रही थी। कल तक वो सुबह आँख खुलते ही झाड़ू, बर्तन और ताने सुनने की आदी थी। पूरा दिन दूसरों के इशारों पर पागलों की तरह काम करती थी और बदले में 2 वक्त की रोटी भी एहसान की तरह मिलती थी। आज अचानक वो एक इतने बड़े ऑफिस में खड़ी थी जहां लोग उसे इतनी इज्जत से बुला रहे थे, काम समझा रहे थे और एक प्रोफेशनल माहौल में उसका वेलकम कर रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो खुद को इस नई दुनिया के हिसाब से कैसे ढाले। उसका दिमाग बार बार विराज की तरफ जा रहा था। क्या वो वाकई बुरा इंसान था? अगर बुरा था तो फिर उसके लिए ये सब क्यों कर रहा था? अगर अच्छा था तो फिर उसने 1 करोड़ के लिए उस पर इतना घटिया झूठा इल्जाम क्यों लगाया? हर जवाब के साथ एक नया सवाल खड़ा हो जाता। वो जितना उसके बारे में सोचती उतना ही ज्यादा उलझती चली जाती। विराज उसके लिए एक ऐसी पहेली बनता जा रहा था जिसका कोई सिरा उसके हाथ नहीं आ रहा था। रात काफी बीत चुकी थी। अब गाड़ी कोठी के मेन गेट के सामने आकर रुकी। विराज ने खामोशी से गाड़ी बंद की और बिना कुछ कहे नीचे उतर गया। स्वाति भी दूसरी तरफ से बाहर निकली। पूरा दिन ऑफिस में गुजरने के बाद भी उसे दिमागी सुकून नहीं मिला था। जितनी देर वो वहां रुकी उतने ही ज्यादा सवाल उसके दिल में पैदा होते गए थे। विराज ने हमेशा की तरह शॉर्ट में कहा, चलो अंदर। दोनों चुपचाप अंदर आ गए। विराज सीधा सीढ़ियों की तरफ बढ़ा ही था कि पीछे से स्वाति की आवाज ने उसे रोक लिया। विराज। वो एक पल को रुका, फिर आहिस्ता से पलटा। स्वाति कुछ कदम की दूरी पर खड़ी थी। उसकी आंखों में उलझन भी थी और एक जिद भी। मुझे तुमसे बात करनी है। विराज ने घड़ी पर एक नजर डाली, फिर शांत लहजे में बोला, कहो। स्वाति ने एक गहरी सांस ली। मैं पूरा दिन सोचती रही हूँ और एक नतीजे पर पहुंची हूँ। विराज खामोशी से उसे देखता रहा। तुम आशुतोष के दोस्त हो ही नहीं सकते। ये सुनते ही एक पल के लिए विराज के चेहरे पर हल्की सी घबराहट उभरी, मगर उसने फौरन अपनी फीलिंग्स को संभाल लिया। उसने एक हल्की सी मुस्कुराहट लाते हुए कहा, ये अचानक कैसी बातें करने लगी हो? स्वाति ने ना में सिर हिलाया। नहीं, मैं सीरियस हूँ। आशुतोष जैसा घटिया, मतलबी और संवेदनहीन इंसान, उसका तुम जैसे इंसान से कोई कनेक्शन हो ही नहीं सकता। तुम दोनों एक जैसे नहीं हो। विराज ने नजरें चुरा ली। हर दोस्ती नेचर देखकर नहीं होती स्वाति, कभी कभी हालात भी लोगों को मिला देते हैं। यह जवाब मुझे ठीक नहीं लगा। स्वाति ने फौरन कहा, सिर्फ एक बार सच बता दो, क्या तुम वाकई आशुतोष के दोस्त हो? क्या वाकई मेरे साथ जो कुछ हुआ वो सब कुछ तुमने सिर्फ पैसों के लिए किया था? विराज कुछ पल खामोश रहा। उसकी उंगलियां बिना सोचे घड़ी के स्ट्रैप पर फिसलने लगी। तुम्हें यह सब कुछ क्यों सोचना पड़ रहा है? क्योंकि आज मैंने अपनी आंखों से बहुत कुछ देखा है। स्वाति ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, ऑफिस में हर कोई तुम्हें इस तरह देखता है जैसे तुम इस कंपनी की जान हो। तुम्हारा एक इशारा सबके लिए ऑर्डर होता है। तुम कहते हो ये तुम्हारे पापा का बिजनेस है, मगर सच ये है कि तुम इस बिजनेस को चलाते हो। तुम कोई आम एम्प्लॉय नहीं हो। तुम बहुत अमीर हो, बहुत पावरफुल हो। वो एक पल को रुकी, फिर धीरे से बोली, और ऐसा इंसान सिर्फ 1 करोड़ के लिए किसी बेगुनाह लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं करता। बात कुछ और है और तुम मुझसे वो बात छुपा रहे हो। विराज के चेहरे पर कुछ पलों के लिए खामोशी छा गई। उसने स्वाति को गौर से देखा, जैसे अंदाजा लगा रहा हो कि वो सच के कितनी करीब पहुंच चुकी है। फिर उसने नकली बेफिक्री दिखाते हुए एक हल्की सी हंसी हंस दी। तुम तो जासूस बनती जा रही हो स्वाति। स्वाति के चेहरे के भाव नहीं बदले। बात मत बदलो, मेरे सवाल का जवाब दो। विराज ने दोनों हाथ अपनी पॉकेट में डाल लिए। स्वाति, कभी कभी इंसान अपनी सोच से ऐसी कहानियां बना लेता है जिसका सच से कोई वास्ता नहीं होता। तुम भी शायद वही कर रही हो। यानी मैं गलत हूँ? उसने फौरन पूछा। मुझे लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, विराज ने नरम लहजे में कहा। ऑफिस में जो कुछ तुमने देखा वो सिर्फ मेरी जिम्मेदारी थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बाकी जहाँ तक आशुतोष की बात है, मैंने पहले भी कहा था कि वो मेरा दोस्त है।
स्वाति ने मायूसी से उसे देखा। तुम झूठ बोल रहे हो। विराज ने एक पल के लिए आंखें बंद की, जैसे अंदर ही अंदर किसी उलझन से गुजर रहा हो, मगर अगले ही पल नॉर्मल होते हुए बोला, चलो अब ये सब छोड़ो, पूरा दिन काम किया है, जाकर कपड़े चेंज कर लो, फिर साथ बैठकर डिनर करते हैं। विराज, स्वाति ने दोबारा आवाज दी, मगर उसने इस बार रुकने की जहमत नहीं उठाई। सिर्फ इतना कहा, हर सवाल का जवाब वक्त पर मिलता है, उससे पहले नहीं। ये कहकर वो तेज कदमों से सीढ़ियां चढ़ता हुआ अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। स्वाति वहीं खड़ी उसे जाता हुआ देखती रही। उसके दिल में अब पहले से कहीं ज्यादा यकीन हो चुका था कि विराज सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक राज था। एक ऐसा राज जिसे वो हर कीमत पर दुनिया की नजरों से छुपा कर रखना चाहता था। और यही खामोशी स्वाति के दिल में उठने वाले हर नए सवाल को पहले से ज्यादा गहरा करती जा रही थी। वक्त धीरे धीरे बीतता गया। पूरा 1 महीना गुजर चुका था। इस 1 महीने में ना जाने कितनी चीजें बदल गई थी। शुरू शुरू में दोनों के बीच सिर्फ काम भर की बात होती थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता बहसें मजाक में बदलने लगी और कड़वापन हल्की सी दोस्ती में ढलने लगा। अब वे दोनों रोज सुबह एक साथ नाश्ता करते, एक ही गाड़ी में ऑफिस जाते, शाम को साथ वापस आते और रात का खाना भी अक्सर एक ही टेबल पर खाते थे। स्वाति के चेहरे पर भी अब पहले जैसी लगातार उदासी नहीं रहती थी, मगर आज वापसी के पूरे रास्ते में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। गाड़ी विराज चला रहा था, मगर उसका चेहरा काफी गंभीर और सख्त बना हुआ था। कई बार स्वाति ने बात शुरू करने की कोशिश की, आज ऑफिस में ज्यादा काम था क्या, थक गए हो, मगर हर बार सिर्फ हाँ या हूँ कहकर शांत हो जाता। आखिरकार गाड़ी कोठी के सामने आकर रुकी। दोनों अंदर दाखिल हुए। विराज सीधा सीढ़ियों की तरफ बढ़ा ही था कि पीछे से स्वाति ने उसे पुकार लिया, विराज। वो रुका मगर पलटा नहीं। स्वाति कुछ कदम चलकर उसके करीब आई। क्या बात है, आज इतने चुप चुप क्यों हो? उसने ध्यान से उसके चेहरे को देखा। मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? विराज ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। झूठ, स्वाति फौरन बोली। मैं 1 महीने से तुम्हारे साथ रह रही हूँ, अब इतना तो समझने लगी हूँ कि तुम कब नॉर्मल होते हो और कब नहीं। बताओ आखिर हुआ क्या है? विराज ने एक गहरी सांस ली। छोड़ो स्वाति, बेकार बात है। नहीं, मुझे जानना है। स्वाति ने जिद की। पहले तो तुम कभी ऐसे नहीं होते थे। अगर कोई बात है तो साफ साफ कहो। कुछ पलों तक विराज खामोश रहा, फिर अचानक उसकी तरफ मुड़ा। आज ऑफिस में तुम सार्थक के साथ इतना हंस हंस कर क्यों बात कर रही थी? स्वाति एक पल के लिए हैरान रह गई, फिर खुलकर हंस पड़ी। बस यही बात है। हाँ, यही बात है, विराज ने गंभीरता से जवाब दिया। वो मेरा कॉलीग है, स्वाति ने सादगी से कहा। वो सम्मान से बात करते हैं, मैं भी सम्मान से जवाब देती हूँ। इसमें ऐसी कौन सी अजीब बात हो गई? विराज ने फौरन ना में सिर हिलाया। नहीं, बात सिर्फ इतनी नहीं थी, तुम दोनों काफी देर तक हंस रहे थे। तो? स्वाति ने हैरानी से पूछा। तुम झूठ बोल रहे हो। विराज का लहजा पहले से ज्यादा सख्त था। बात कुछ और है। स्वाति ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। जैसे क्या? क्या तुम उसे पसंद करती हो? ये सवाल सुनते ही स्वाति कुछ पल उसे देखती रह गई। उसके चेहरे की हैरत आहिस्ता आहिस्ता एक गहरी मुस्कुराहट में बदल गई। ओह, वो धीरे से बोली, तो तुम्हें जलन हो रही है? बकवास मत करो। विराज ने फौरन नजरें चुरा ली। मुझे किसी से जेलसी नहीं होती। स्वाति ने हाथ बांध लिए। फिर ये सवाल क्यों? हम तो सिर्फ बॉस और एम्प्लॉय हैं, याद है ना? फिर तुम्हें इस बात से फर्क क्यों पड़ा कि मैं किससे बात कर रही थी? विराज ने हल्का सा गला साफ किया। मैंने कहा ना, जेलसी नहीं हो रही। बस तुम मेरे अलावा ऑफिस में किसी से बात नहीं करती थी। आज अचानक तुम्हें इतना घुलते मिलते देखा तो थोड़ा अजीब लगा, बस। स्वाति ने हंसते हुए सिर हिलाया। तुम्हारी वजह से तो अब मैं लोगों से बात करना सीख गई हूँ। पहले मैं किसी से नजरें मिलाकर भी बात नहीं कर पाती थी। हर वक्त डरी सहमी रहती थी। अब आहिस्ता आहिस्ता सबके साथ उठना बैठना सीख रही हूँ। अगर कोई सम्मान से बात करेगा तो मैं भी तो सम्मान से जवाब दूंगी। विराज ने खामोशी से उसकी बात सुनी, मगर ना जाने क्यों उसके चेहरे के भाव और सख्त हो गए। उसे स्वाति की हर बात कांटों की तरह चुभ रही थी। उसने शॉर्ट में सिर्फ इतना कहा, अच्छा ठीक है। फिर विराज बिना कुछ कहे पलटा और तेज कदमों से सीढ़ियां चढ़ता हुआ अपने कमरे की तरफ चला गया।
स्वाति वहीं खड़ी उसे जाता हुआ देखती रही। उसके होठों पर अब भी हल्की सी मुस्कुराहट थी, मगर आंखों में गहरी सोच उतर आई थी। आज उसे एक बात पहले से ज्यादा साफ महसूस हुई थी। विराज कभी भी आशुतोष का दोस्त नहीं हो सकता। उसकी ये बेचैनी, उसकी नजरें, उसकी बातों में छुपी जलन, ये सब किसी आम दोस्ती का रिएक्शन नहीं था। जरूर कोई ऐसा राज था जिसे वो हर कीमत पर छुपा रहा था। और स्वाति ने दिल ही दिल में फैसला कर लिया कि वो अब इस राज तक पहुंचकर रहेगी, चाहे इसके लिए कितने ही सवाल क्यों न करने पड़े। 2 दिन बाद किचन में खड़ी स्वाति खामोशी से बर्तन में चम्मच हिला रही थी। आज न जाने क्यों उसके दिल में एक अजीब सा सुकून था। पिछले 1.5 महीने में जिंदगी ने जैसे एक नया मोड़ ले लिया था। कभी वो एक ऐसे घर में रहती थी जहां उसकी सांस लेने पर भी ऐतराज होता था, और आज एक ऐसा इंसान उसकी जिंदगी में मौजूद था जो उसके चेहरे की थकान तक पढ़ लेता था। वो इन्हीं सोचों में खोई थी कि अचानक तेज कदमों की आवाज सुनाई दी। अगले ही पल विराज तेजी से किचन में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर साफ नाराजगी थी। स्वाति उसकी तेज आवाज पर चौंक गई। ये क्या कर रही हो तुम? वो उसके करीब आते हुए बोला। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि किचन में इतनी देर मत खड़ी हुआ करो, इतनी गर्मी है। सुबह से ऑफिस में काम किया, रात के 1:30 बजे तक मेरी फाइलें पूरी करती रही, और अब दोबारा यहाँ आकर खड़ी हो गई हो। आखिर अपनी तबीयत का भी कोई ख्याल है या नहीं? स्वाति के होठों पर खुद ब खुद एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। बस आज दिल चाहा कि अपने हाथ से खाना बनाऊं, उसने धीरे से कहा। इतने दिनों से आप ही सब इंतजाम करते रहे हैं, आज सोचा आपको अपने हाथ का खाना खिलाऊं, फिर आप बताइएगा कैसा बना। विराज ने फौरन गैस बंद कर दी। मुझे कुछ नहीं खाना, पहले यहाँ से बाहर निकलो, अगर तुम बीमार हो गई तो। स्वाति ने गौर से उसके चेहरे को देखा, फिर आहिस्ता से बोली, आपको मेरी इतनी चिंता क्यों होती है? विराज खामोश हो गया। हर बार यही कहते हैं, आराम करो, वक्त पर खाना खाओ, देर तक मत जागो, अपनी सेहत का ख्याल रखो। आखिर क्यों? वो उसके और करीब आ गई। आज सच बता दीजिए, आप कौन है मेरे, और आपका मेरा रिश्ता आखिर क्या है? विराज ने नजरें झुका ली। स्वाति की आवाज थोड़ी भारी होने लगी। मुझे अब सब समझ आने लगा है। आप आशुतोष जैसे इंसान के दोस्त नहीं हो सकते। 1.5 महीना हो गया, आपने एक बार भी उससे बात नहीं की, ना उसका जिक्र किया। आपकी हर बात, आपका हर व्यवहार कह रहा है कि सच कुछ और है। अब और खामोश मत रहिए, मैं सच जानना चाहती हूँ। कुछ पलों तक सिर्फ सन्नाटा रहा, फिर विराज ने एक गहरी सांस ली और धीमी आवाज में बोला, हाँ स्वाति, सच वाकई वो नहीं है जो तुम समझती रही हो। उसने आहिस्ता से उसकी तरफ देखा। आशुतोष मेरा कोई पक्का दोस्त नहीं था, बस मामूली जान पहचान थी। एक दिन उसके फोन में संयोग से उसकी शादी की फोटो देखी, और पहली बार तुम्हें देखा, पता नहीं क्यों। उस एक फोटो ने मुझे बेचैन कर दिया। फिर उसने खुद तुम्हारे बारे में बातें बताई कि वो तुम्हें पसंद नहीं करता, तुम्हें घर से निकालना चाहता है, और उसने मुझसे इस गलत काम में मदद मांगी। मैं सिर्फ तुम्हें करीब से देखने के लालच में इस प्लान में शामिल हो गया। उसकी आवाज थोड़ी भारी हो गई, लेकिन जब मैंने तुम्हें करीब से देखा, तुम्हारी खामोशी, तुम्हारी सादगी और तुम्हारा सब कुछ बर्दाश्त कर जाना, मुझे खुद से नफरत होने लगी। उस रात जब तुम्हें सबके सामने अपमानित किया गया, मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने अपने हाथों से एक बेगुनाह की जिंदगी बर्बाद कर दी हो। उसी रात मैंने फैसला कर लिया था कि चाहे किसी भी बहाने से सही, तुम्हें उस नरक से बाहर निकाल कर ले जाऊंगा। स्वाति की आंखों से आंसू बहने लगे। अगर ये सब था तो पहले क्यों नहीं बताया? विराज ने एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सिर झुका लिया। क्योंकि मुझे डर था कि अगर मैंने अपने दिल की बात कह दी तो तुम हमेशा के लिए मुझसे नफरत करोगी। मगर अब और नहीं छुपा सकता स्वाति, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। शायद उसी दिन से जब पहली बार तुम्हें देखा था, और हर गुजरते दिन के साथ ये फीलिंग बढ़ती गई। लेकिन मैंने कभी तुमसे कोई उम्मीद नहीं रखी, क्योंकि तुम एक ऐसे रिश्ते में बंधी हुई थी जिसका सम्मान करना जरूरी था। स्वाति ने नम आंखों से उसे देखा। मैं भी एक बात कहना चाहती हूँ। विराज खामोशी से उसकी तरफ देखने लगा। शुरू में मुझे तुमसे सिर्फ चिढ़ थी, फिर उलझन हुई, फिर सम्मान पैदा हुआ, और अब ये दिल हर खुशी और परेशानी में सबसे पहले आप ही को ढूंढता है। शायद मैं भी आपको पसंद करने लगी हूँ।
दोनों की आंखें भीग चुकी थी, मगर अगले ही पल विराज ने एक कदम पीछे हटते हुए मजबूत लहजे में कहा, लेकिन हम कोई गलत कदम नहीं उठाएंगे जब तक कानूनी तौर पर तुम इस पुराने रिश्ते और शादी से पूरी तरह आज़ाद नहीं हो जाती। हम सिर्फ एक दूसरे का सम्मान करेंगे। कल ही मैं वकील से बात करूंगा और डिवोर्स का केस फाइल करेंगे। जब कोर्ट तुम्हें पूरी तरह आज़ाद कर देगा और अगर उसके बाद भी तुम्हारा फैसला यही रहा, तब मैं तुमसे शादी करूंगा, छुपकर नहीं। मैं अपने प्यार को बदनाम नहीं होने दूंगा, बल्कि सर उठाकर सबके सामने तुम्हें अपनाऊंगा। स्वाति ने अपने आंसू साफ किए और पहली बार पूरे सुकून से मुस्कुरा दी। मुझे आपसे यही सुनना था। प्यार अगर इज्जत करना ना सिखाए तो वो प्यार नहीं होता। विराज ने धीरे से कहा, मैं वादा करता हूँ अब तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, मगर हमारा हर कदम सही और कानूनी तरीके से उठेगा। स्वाति ने भी सिर हिलाया और मैं वादा करती हूँ, मैं अब अपनी जिंदगी डर में नहीं बल्कि पूरे आत्मसम्मान के साथ गुजारूंगी। दोनों किचन में खामोश खड़े थे, मगर इस खामोशी में पहली बार उनके दिलों को एक सच्चा सुकून मिला था, क्योंकि इस रिश्ते की शुरुआत सिर्फ जज्बातों से नहीं बल्कि सम्मान, सच्चाई और सही रास्ते से हुई थी। तो दोस्तों, आपको ये नॉवेल कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।